पुलिस का व्यवहार बहुत बुरा था। उनके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट था मेरी जाति। और सिर्फ मेरी जाति नहीं, वो अम्बेडकर को भी गाली देते हुए कह रहे थे कि मतलब आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके कहा कि उसने संविधान लिख दिया, वरना तुम लोग तो हमारे पैरों पे ही पड़े रहते थे, हमारे घर में तुमको एंट्री नहीं मिलती थी। दलित डेस्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भीम टू ऑल। आई एम साहिल वाल्मीकि और मेरे साथ हैं प्रशांत कनौजिया, जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई महज एक ट्वीट के ऊपर। प्रशांत, जय भीम, स्वागत है आपका दलित जय डेस्क पर। भीम, जय भीम। थैंक यू साहिल। प्रशांत, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस ट्वीट के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं दर्शकों को कि क्या आपने ट्वीट किया था और किस तरीके से, क्या वो था। ट्वीट दरअसल एक पता नहीं कोई हिंदू आर्मी है, और उसी का कोई एक पोस्टर था जिसमें ये लिखा हुआ था कि राम मंदिर में SC ST OBC की एंट्री पर प्रतिबंध लगने चाहिए। और ये जो ट्वीट था, ये पहली बात तो ट्विटर पे ऑलरेडी मौजूद था और कई वेरीफाइड अकाउंट्स द्वारा ये ट्वीटेड था। और मतलब ऐसा भी नहीं कोई IT सेल का ट्विटर अकाउंट, बल्कि मतलब ठीक ठाक लोगों का ट्विटर अकाउंट, जो जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि मैंने उस चीज को रिट्वीट किया, और जिसके बाद मुझे ये वेरीफाई करने की मैंने कोशिश भी की। हालांकि कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप इसको एक बार वेरीफाई करिए, तो मैंने उसे तुरंत वेरीफाई किया और मुझे कुछ साक्ष्य नहीं मिला कि ये सही है या गलत है। मतलब मैं बहुत अनश्योर था, तो फिर मैंने उसे तुरंत ही डिलीट कर दिया विद इन हाफ एन आवर, और ये चैप्टर वहीं क्लोज हो गया था मेरे लिए। लेकिन उसके 2 दिन के बाद फिर गिरफ्तारी होना, तो ये अपने आप में ही मतलब और ये सारी बातें, जो मैं क्यों अरेस्ट हुआ हूँ, किस चीज के लिए अरेस्ट हुआ हूँ, ये मुझे जेल से निकलने के बाद पता चला है। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि मैं किस लिए अरेस्ट हुआ हूँ। मतलब 80 डेज में इसी असमंजस में था कि मैं क्यों अरेस्ट हुआ। तो आपको जब जैसे पुलिस आती है गिरफ्तार करने, तो आपको बताया नहीं गया कि किस बेस पे आपकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, पुलिस आपको नहीं बताती कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। आपका ना FIR कॉपी दी जाती है, ना आपसे कुछ पूछा जाता है। आपको वो लोग सीधा गिरफ्तार करते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और मुझे जिस तरीके से बाय रोड ये लोग लखनऊ लेकर गए, और वहाँ मतलब दिल्ली से आप ले जा रहे हैं, दूसरा स्टेट है, तो वो एक ट्रांजिट रिमांड लेना होता है, जो उन्होंने लिया नहीं। तो वहीं से एक उल्लंघन था, फिर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में मुझे लाके लॉकअप में बंद किया जाता है, और फिर रात को 2:30 बजे निकाल कर सुबह 6 बजे तक मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। और तब तक भी मुझे नहीं बताया जाता कि मुझे मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। और वो 3rd डिग्री टॉर्चर में फिजिकल टॉर्चर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक जातिगत अपमान का पूरा एक मतलब जो तांडव था, वो सारे पुलिस वालों ने मिलकर वहाँ किया। मतलब 12-14 पुलिस वाले टॉर्चर रूम में मौजूद थे, और इलेक्ट्रिक शॉक देने से लेकर जो भी उन्होंने हाथापाई की, उसमें सिर्फ वो जातिगत गालियों के साथ बात करते थे। प्रशांत, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे जब आप जेल में होते हैं, तो आपकी जाति कितने 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 कितना प्रभाव आपकी जाति का पड़ता है, जैसा बर्ताव आपके साथ जेल में होगा? देखिए, प्राइमरी प्रभाव ही सिर्फ जाति का है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस जात के हैं। ये कोई अनसेड रूल नहीं है कि मतलब कोई मतलब कोई बिना बोले ये सारी चीजों को दर्ज कर रहा है। लेकिन मतलब जेल के ऑफिशियल रजिस्टर में आपकी जाति का कॉलम होता है। जेल का जो आइडेंटिटी कार्ड बनता है, उसमें भी आपकी जाति लिखी जाती है। तो जेल का जो पहला दिन होता है, उसको मुलाइजा कहा जाता है, जिस दिन आपके पर्सनल डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है रजिस्टर में। तो वहाँ सभी लोग लाइन से खड़े होते हैं और अपना नाम और अपना पता, अपने पिता का नाम, वाइफ का नाम सभी बताते हैं, और हमने भी वही चीज किया। फिर वो अंत में एक सवाल पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। तो जो लाइन में खड़े थे, कुछ लोगों ने ब्राह्मण बताया, कुछ लोगों ने क्षत्रिय बताया, कुछ लोगों ने बनिया बताया। तो मुझे भी ये सवाल पूछा गया, तो मुझे ये खटका। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो बहुजन हूँ। तो सामने बैठा हुआ जो सिपाही था, वो समझ नहीं पा रहा था। तो कई दफे पूछने के बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बताया कि मैं दलित हूँ। तो उन्होंने कहा, दलित में हरिजन हो? बोला, नहीं, दलित हूँ। तो बोला, अच्छा, दलित में क्या हो? तो उसको लेकर 3-4 घंटे तक मतलब मुझे खड़ा रखा गया कि जब तक आप अपनी जाति नहीं बताएंगे, तब तक आपसे को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। अंततः मैंने नहीं बताया, और वो जो दर्ज किया उन्होंने, वो खुद से ही दर्ज किया।
मतलब मैंने नहीं बताया और सभी के कार्ड पर लिखा था। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए और कि जिनके ये नाम सब ऑफिशियल उसमें है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जी ऑफिशियल है ये सारी चीजें। और उसके लिए मतलब मैंने उनसे पूछा भी ये सवाल कि मतलब आप जो ब्राह्मण लिखते हैं लोगों के आगे, तो आपने कभी उनके आगे इस तरीके से नहीं लिखा कि ये चित्पावन है या कान्यकुब्ज ब्राह्मण है या गौर ब्राह्मण है या सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, क्या कौन से वंशी हैं? लेकिन हमारे आगे तो आप लिखते हैं कि आप चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, खटीक हैं। बिल्कुल। तो एक तरीके का जातिगत अपमान तो है जेल के अंदर। और तो पहला क्वेश्चन आप जब बैरक में एंट्री करते हैं तो वो आपकी जाति से ही सुनिश्चित होता है कि आप बैरक में कहाँ सोएंगे, टीवी के पास सोएंगे या टीवी से दूर सोएंगे। मतलब प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। तो मतलब ये और क्यों होना चाहिए कि आप अगर जेल में जा रहे हैं तो अपराधी या वो है या नहीं है, तो उसकी जाति क्यों वो पूछते हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा? ताकि उनको देखिए मुझे अलग तौर से या मुझे लगता है, प्रताड़ित किया जाए, क्या वजह होती है इसके पीछे? देखिए जाति जो है वो हमने तो नहीं बनाई, जिसने बनाई उसी ने इस सिस्टम को बनाया है। तो जाहिर सी बात है जिसने इस सिस्टम को बनाया है उसके लिए अगर जाति इंपॉर्टेंट है तो वो सारी चीजों को वहां रखता है। तो जेल भी जाहिर सी बात है, आप जेल के अंदर अधिकारियों को अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है, कौन लोग हैं जो जेल के अधिकारी हैं बड़े बड़े। तो उन्हें तो पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इस जातिवाद का दंश नहीं झेल रहे हैं, वो इस प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं। हम झेल रहे हैं क्योंकि हमारी कास्ट मैटर करती है। हम बार बार भले ये सो कॉल्ड अर्बन क्लास नॉट प्लेस में खड़े होकर बोले हैं कि ये पहले होता था, मेरे दादाजी के जमाने में होता, तो नहीं, ये आज भी हो रहा है और मजबूती से हो रहा है और मैटर करता है। और लोग आपसे कास्ट क्यों पूछते हैं? हमारे भी एक दो कान है, एक नाक है, दो आंखें हैं। लेकिन वो कास्ट पे इतना जोर इसलिए होता है कि वो तय करना चाहता है कि आपको कितना सम्मान दिया जाए। आप उसके बगल में बैठकर खाना खाने लायक हैं या नहीं है, या आप उसके बगल में बिस्तर लगाने लायक है कि नहीं। तो जेल में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप जेल में जाएंगे, अपने आप देखेंगे कि हर बैरक्स में 4-5 लोग एक तरीके का माफिया टाइप लोग होते हैं, जो पूरे बैरक में जिनकी जिनके सारे लोग अधिकारी भी आके सलामी ठोकते हैं। वो सारे लोग अपर कास्ट के होते हैं। और जेल के अंदर आप देखेंगे 75% से ज्यादा मैं कहूंगा, जिसमें दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं। तो वो तो लोगों की झूठे बर्तन धोकर 200 रुपए महीना कमा रहे हैं जेल में। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशांत, 80 दिन आपने जेल में बिताए हैं। उस 80 जी दिन के बारे में आप बताएँगे कि किस तरीके से शुरुआत होती है पहले दिन से? किस तरीके का बर्ताव होता है? देखिए, पहले दिन तो जब मुझे कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट मुझे जुडिशियल रिमांड में भेज देता है 14 दिन के लिए, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश में, मैं बाकी जगह का नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में एक प्रैक्टिस है कि आप आरोपी हैं, आप मतलब आपने गुनाह किया है नहीं किया, लेकिन निचली अदालत जो है लोअर कोर्ट, वो आपको न्यायिक हिरासत में भेज ही देता है, यानी पुलिस के वर्जन को सच मान लेता है, चाहे आप बेगुनाह ही क्यों ना हो। तो आपसे उसके बाद क्रॉस हमारे क्वेश्चन जो होता है वो नहीं किया जाता। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मतलब ये उत्तर प्रदेश के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। मतलब कोई भी हो, अगर मतलब पुलिस किसी भी राह चलते को उठाकर अगर 302 के मुकदमे में बंद कर दे, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सीजेएम है, वो इस बात को क्रॉस वेरीफाई नहीं करता कि प्राइमरी कुछ एविडेंस तो अवेलेबल होने चाहिए किसी को फ्रेम करने के लिए। तो वो तक नहीं होता। तो इसी से क्या होता है कि प्रशासन किसके पास है, जज कौन है? ये सारे अपर कास्ट के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, पीड़ित कौन होगा? लोअर कास्ट के लोग होंगे, माइनॉरिटी होगा। तो ये फिर कोरोना की वजह से इन्होंने एक टेम्पररी जेल बना रखी थी, कोई राम स्वरूप नाम का स्कूल था। ये वहां ले जाते हैं और वहां जाकर सभी लोगों को 7 दिन क्वारंटाइन करने का एक प्रोसीजर इन लोगों ने रखा हुआ था। 7 दिन बाद आपका कोरोना जांच होगा और कोरोना जांच के बाद आपको फिर मेन जेल भेजा जाएगा। तो मुझे 7 दिन वहां रखा गया और वहां जो हालत थी वो इतनी भयावह थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो छोड़िए, कि आप करवट नहीं बदल सकते थे, इस तरीके से बंदी सोया करते थे वहां। और पीने का पानी जो था वो वॉशरूम में जिससे लोग शौच करते हैं, वो पानी पीने के लिए मौजूद था। मतलब आपको वॉशरूम से पानी भरना होता था, पीने का पानी नहीं था। और उसमें भी काले काले कीड़े पड़े हुए थे, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ना आपको सैनिटाइजर यूज करने दिया जा रहा है, ना आपके घर से कोई सामान आए खाने के लिए जिससे आप कुछ खा सकें। इस तरीके की चीजें कुछ भी अवेलेबल नहीं थी।
तो ये बहुत खतरनाक था मेरे लिए। फिर मेरा कोरोना जांच हुआ, 2 बार नेगेटिव आने के बाद मुझे ये लोग मेन जेल भेजते हैं। मेन जेल भेजने के बाद से ही आपका पूरा सिस्टम बदल जाता है, जहाँ आपसे काम करवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं और फिर वहाँ का सिस्टम वहीं से शुरू हो जाता है। कि ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं। कुछ अच्छे सिपाही और कुछ अच्छे अधिकारी भी मिले जो बहुजन समाज के थे और अपने लोगों की मदद भी करते थे। जो गरीब लोग थे, जो सच में परेशान लोग थे, उनकी मदद भी करने का काम होता था। तो मतलब एक तरीके का एक्सपीरियंस था कि आपको बंद करके, मतलब एक डिटेंशन कैंप अगर मनुस्मृति लागू हो जाए और डिटेंशन कैंप बनाया जाए, तो वो क्या होगा, वो मैं एक्सपीरियंस अब सीधे मैं करके आया हूँ। उसके बाद जेल के अंदर ये होता है कि आप काम नहीं करना चाहते तो आपको एक फीस जमा करनी होती है। वो फीस जमा करने के बाद आप काम नहीं करते, लेकिन आपका जो दिनचर्या है वो नॉर्मल है। आपको सुबह उठकर गिनती कटानी है, फिर 10 बजे की एक गिनती है, फिर 12 बजे की गिनती है, फिर शाम के 7 बजे की एक गिनती है। इस तरीके की 4 बार गिनती होती है जब आपको लाइन में खड़ा होकर गिनती करवाना पड़ता है। उसके बाद मेरे लिए तो बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि कोरोना की वजह से हमें बैरक्स में बंद करके रखा जाता था 14 दिन तक, कहीं खोला नहीं जाता। यानी आप बाहर जेल के कंपाउंड में वॉक भी नहीं कर सकते, किसी से मिल भी नहीं सकते। तो वो बहुत डिप्रेसिंग था। हालांकि जब मुझे इन्होंने मेन सर्कल नंबर 2 में शिफ्ट किया तो वहाँ थोड़ी स्थितियां नॉर्मल हुई, क्योंकि वहाँ आप सभी से मिल सकते थे। तो कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले। और इतने सारे संख्या में जो दलित बहुजन जेल में बंद है, उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि कई लोग ऐसे थे जो बेगुनाह थे और कन्विक्ट हो गए। और कन्विक्शन का सिर्फ एक ही रीजन था, उनके पास पैसा नहीं था वकील करने के लिए। और आज भी कई लोग बंद हैं जिनके पास पैसा नहीं है वकील करने के लिए, और जो सरकार की तरफ से वकील मिलता है वो आपकी बेल नहीं कराता, वो आपको जल्दी से कन्विक्ट करवाता है ताकि आपको कम सजा मिले। तो पूरा एक बहुत बड़ा लूपहोल है। और कन्विक्शन रेट अगर आप देखेंगे जेल के अंदर, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे उनके अगर बैरक्स में आपको जाके देखें तो आपको 98% दलित बहुजन कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। तो मतलब अरेस्टिंग में तो ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे। कन्विक्शन रेट जो है वो सबसे ज्यादा बहुजनों का ही है इस देश में। और उसका रीजन ये नहीं है कि वो गिल्टी हैं, रीजन ये है कि उनके पास संसाधन नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाकर 7 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर अपनी डेट लगवा कर बेल लेने के लिए। तो प्रशांत, मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिस का जो व्यवहार था आपके प्रति वो किस तरीके का था? पुलिस का व्यवहार बहुत बुरा था। पुलिस को ये नहीं फर्क पड़ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी पढ़ाई क्या है, मेरा शिक्षा क्या है, मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। उनके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट था मेरी जाति। और सिर्फ मेरी जाति नहीं, वो अम्बेडकर को भी गाली देते हुए कह रहे थे कि मतलब आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके कहा कि उसने संविधान लिख दिया, वरना तुम लोग तो हमारे पैरों पे ही पड़े रहते थे, हमारे घर में तुमको एंट्री नहीं मिलती थी। आज तो तुम लोग बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो, और ये हिंदू राज है, हिंदू राज में कहा। और मतलब बुरा तो लग रहा था, लेकिन आप कैसे विरोध करेंगे? अगर वो आपको गोली भी मार दे वहां, तो आप इस बात को, आपका परिवार इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि आपकी कस्टोडियल डेथ हुई है। तो यूपी का लबो-लुबाब पूरा यूं ही खराब है। और कई लोग, मतलब गोली मारने का तो ऐसा सिस्टम है यूपी के अंदर कि किसी को भी राह चलते को गोली मार देती है पुलिस, और कोई इसकी पैरवी नहीं है, कोई इस पे सुनवाई नहीं है। और ज्यादा विक्टिम जो है इसमें हम ही लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनमें बेगुनाह हैं, लेकिन एक गोली मारते हैं, एक मोटरसाइकिल रखते हैं, एक पिस्टल लगाते हैं, वरना किसी के हाथ में ड्रग्स रख दिया, और कोई जांच नहीं है। मजिस्ट्रेट इस चीज को मतलब मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो ये दोस्ती है ना, ये हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। प्रशांत, आपने 3rd डिग्री का भी जिक्र किया कि जी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट जी। हुआ था। उसमें क्या किस तरीके, किस हद तक आपको यातनाएं दी गई, वो उसके बारे में जरा बताइए। जनरली पुलिस क्या करती है कि 3rd डिग्री करने के लिए बहुत सारी चीजें वो थे वहां, मतलब मैं देख सकता था सारे औजार रखे हुए थे, जिसमें पकड़ होता है आपके नेल्स को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक मशीन थी जिसमें वो चिमटा होता है वो कान में लगाते हैं, मेरे भी कान में वो चिमटा लगाया, और वो कंटिन्यू शॉक देते हैं जब तक आप बेहोश ना हो जाए। तो ये 4-5 बार मेरे साथ किया। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपको ऐसे ऐसे मारते हैं कि उसका निशान नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधते हैं और आपके सर के पीछे वाले हिस्से पे मारते हैं, और जिससे आपको मतलब अंदरूनी मार लगे, बाहर नहीं दिखना चाहिए। ताकि कुछ मतलब दिखे मेन इनका ना जो कि उद्देश्य होता है वो कुछ दिखे ना। तो ये सर के पीछे मारना, यानी कि आपकी डेथ भी हो सकती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन अब एक चीज था जिस चीज के बारे में हम बात करते रहते थे कि थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं होना चाहिए, तो ये एक झूठ है। मतलब पुलिस कोई मतलब बंद हो गया, ये पहले होता था, अब तो पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस और माफिया में कोई अंतर नहीं है, बस वर्दी का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अमानवता की जो सारी हदें हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पार कर चुकी है। मतलब लोग आत्महत्या कर सकते हैं अगर उन्हें मतलब पुलिस स्टेशन में मौका मिल जाए, जिस प्रकार का थर्ड डिग्री टॉर्चर पुलिस करती है। मतलब वो मौत मांग लेंगे, लेकिन वो टॉर्चर नहीं सह सकते। अच्छा, थर्ड डिग्री का आपने बताया, लेकिन किस हद तक वो टॉर्चर सही है? आप अगर देखें तो सिर्फ़ एक ट्वीट को शेयर करने के लिए, और वो भी महज़ वो आधे घंटे में आप बता रहे हैं कि आपने जो डिलीट कर दिया। हाँ, नहीं, वो सिर्फ ट्वीट करने के लिए नहीं है टॉर्चर। टॉर्चर तो किसी भी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कैपिटल पनिशमेंट, थर्ड डिग्री टॉर्चर जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने दरअसल क्या किया, विकास दुबे का जो मामला हुआ, आप मैं जेल के अंदर देखा, विकास दुबे हीरो है लोगों का। विकास दुबे के पोस्टर्स लगे हुए हैं जेल के अंदर, सभी लोगों ने अपने बिस्तर के सामने लगा रखे हैं। वो क्यों लगा रखे हैं? इसी थर्ड डिग्री टॉर्चर की वजह से लगा रखे हैं। क्रिमिनल पुलिस, आप किसी को थर्ड डिग्री टॉर्चर में यकीनन उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, तो वो बदले की भावना ही लोगों को क्रिमिनल बनाती है। तो पुलिस क्रिमिनल बनाती है, कोई क्रिमिनल शौक से नहीं बनता। हर व्यक्ति चाहता है कि 9 से 5 की नौकरी हो, अच्छा परिवार हो, एक गाड़ी हो, छोटा सा घर हो। ये सभी की इच्छा है, प्रबल इच्छा है। लेकिन लोग अगर जबरदस्ती क्रिमिनल बन रहे हैं तो उसमें पुलिस का दोष है। पुलिस अगर इस तरीके का थर्ड डिग्री टॉर्चर अगर बेगुनाहों को लाकर बेमतलब का गोली मारेगी, तो फिर कल पुलिस पे जब गोलियां चलेंगी तो फिर लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा जी, बिल्कुल। प्रशांत, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि आप डिजिटल मीडिया में रहे हैं, आपने वायर के साथ काम किया है, इंडियन एक्सप्रेस के साथ आपने है। काम जी। किया। तो मेरा सवाल ये है कि मीडिया में किस हद तक जातिवाद है? और बो ये रिपोर्ट्स हैं, आई हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं अभी हाल ही में ऑक्सफैम की भी एक रिपोर्ट आई हम्म, थी जिसमें ये दिखाया गया कि कितनी साझेदारी है दलित पत्रकारों की मेन स्ट्रीम मीडिया में। जी। तो जी। मैं ये पूछना चाहूँगा प्रशांत, कि आप जब पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो आपको संवेदनशीलता सिखाई जाती है कि आप जब तक हम्म, किसी के लिए आपके मन में संवेदनशीलता नहीं होगी, आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। तो वो पत्रकार जो दलित बहुजनों के जो उनकी स्टोरीज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो गई, वो स्टोरी खुद करेंगे, लेकिन जब एक पत्रकार उन्हीं में से निकल के उनके बीच में आ जाता है, तो उनका थोड़ा जो है रवैया बदल जाता है। तो मीडिया में जातिवाद किस तरह से है, उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, मीडिया में घनघोर जातिवाद है। क्योंकि ये क्यों जातिवाद है, मैं पहले से ही कहता हूँ कि हमारे जुडिशरी में जातिवाद, या पुलिस में, आर्मी में, या फिर मीडिया में क्यों जातिवाद है? क्योंकि ये लोग तो कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, इसी सोसाइटी के हिस्सा है। तो वो जो घर में सीखते हैं, जो समाज में सीखते हैं, उस चीज को इम्प्लीमेंट हर जगह करते हैं। मैं खास तौर पर कहूँगा अंग्रेजी मीडिया की, तो मैं कहूँगा काफी हद तक सुधार हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी मीडिया में ठीक है, थोड़ा सा एक एक लिबरल तबका है जो इस चीजों को नहीं मानता है। लेकिन हिंदी का मैं खास तौर पर बात करूँ तो हिंदी में घनघोर जातिवाद है। हिंदी में आपका सरनेम मैटर करता है कि आप एडिटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपका सरनेम मैटर करता है कि आप एंकर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक फ़र्क है। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा रीजनल, मतलब अगर मैं तमिल, तेलुगु की बात करूँ या फिर मलयालम की बात करूँ, इसमें है आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हिंदी जो बेल्ट है, वो इस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करता है और न्यूज़ रूम में ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस होता है। हालाँकि मैं लकी हूँ कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मिला। मैं कभी इस तरीके के हिंदी न्यूज़ रूम में नहीं रहा जहाँ वो कास्ट सिस्टम मैटर करता होगा। लेकिन मैं मेरे जो बहुत सारे मित्र हैं जो काम करते हैं, तो पत्रकार तो संवेदनशीलता सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ तो वो आके मीडिया कर्मी बनते हैं, पत्रकार नहीं बन पाते। पत्रकार बनने के लिए आपका सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पत्रकार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप एडिटर बनेंगे, आप कोई फैसला ही नहीं ले सकते ना। आपको तो वही कहा जा रहा है, आप तो स्टेनोग्राफर है, मैं कहूंगा एक तरीके से, कि एडिटर और ओनर की जो इच्छा है वो आप लिखिए, तो वो स्टेनो का ही काम वही होता है। पत्रकारिता करने के लिए मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जो लोग हैं काम कर रहे हैं,
खासतौर पर मतलब अगर बहुजन में भी काम की बात करूँ, नेशनल दस्तक है, द शूद्राज है और कई लोग छोटे स्तर पर, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोशिश अच्छी या बुरी है, लेकिन कुछ लोग छोटे स्तर स्तर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो ये संभव प्रयास है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बना, मैं कहूँगा बहुजनों के लिए तो सोशल मीडिया क्रांति है। हम अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें अरुण पुरी के पैरों पे गिरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सुभाष चंद्रा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, कम लोग सुनेंगे, देर से सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो एक ना एक दिन। तो इस बात का मतलब ये है कि चलिए जैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हम लोगों की आवाज़, बहुजनों की आवाज़ समय-समय पे उठाते रहते हैं। तो हमें नहीं ज़रूरत है अंजना ओम कश्यप की। जी, बिल्कुल। हमें अभी दलित बहुजनों को सिर्फ़ यही चाहिए कि अपना एक अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करें और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे हम मनु स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, उसपे हमें जी, डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत, बिल्कुल। आपकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद से ही अ, एक तबका है सोशल मीडिया पे जो आपकी रिहाई की माँग कर रहा है और लगातार आपकी जो रिहाई है उसके लिए सोशल मीडिया पे मुखर तरीके से लिख रहा है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं है उन लोगों को धन्यवाद करने के लिए, और मैं या तो कहूँ कि इतने नाम हैं कि उन नामों को मैं कहीं दर्ज भी नहीं कर सकता। मैं अगर मतलब मैं शायद लाखों ट्वीट करने पड़ेंगे, एक-एक व्यक्ति को अगर मैं बधाई देना चाहूँ, तो या धन्यवाद देना चाहूँ कि जिस प्रकार वो लोग खड़े रहे और उनकी वाइफ का जिस प्रकार समर्थन किया, क्योंकि ऐसे मौकों पर बहुत समर्थन मिलना बहुत कम होता है, और जिस प्रकार समर्थन मिला, और सिर्फ वो बोलने तक का समर्थन नहीं था, आर्थिक रूप से भी कई लोगों ने मदद किया, जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, जो कभी मेरे को जानते भी नहीं है। उन लोगों ने भी मतलब बढ़ चढ़कर मेरी जो कानूनी लड़ाई थी उसका खर्च उठाया। तो मतलब ये इसके लिए तो मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं भी भविष्य में जो और पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, उनके लिए भी मैं आवाज़ उठा पाऊँ, और मैं भी उनके तरह ही उस लिस्ट में एक शामिल हो जाना चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं, उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ, और वो भी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ मैं उस लिस्ट में शामिल होना चाहता हूँ। और बाकी जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। और कोई मुझे नहीं लगता कोई शब्द है जो मैं इनके लिए इस्तेमाल करूँ जिससे इनका धन्यवाद किया जा सके। तो मैं ये एहसान कायम रखना चाहता प्रशांत, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टनर है जकीशा अरोड़ा, वो सबसे बड़ी बधाई की पात्र है क्योंकि उन्होंने इतना कुछ झेला है। मैं देखता रहा हूँ उनको शुरू से ही। उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ किया है और ये डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए, आपकी रिहाई के लिए, तो वो बहुत ही सराहनीय हूँ। है जी, और जगीशा को मैं बधाई देना चाहूँगा और आपका भी कि उन्होंने धन्यवाद। ये कर दिखाया और आपकी रिहाई हो गई है। प्रशांत, एक एक सवाल मेरा ये है कि आपको बेल मिलती है 29 को शायद, जी, और आपकी रिहाई होती है 21 तारीख को, 21 तारीख को। 21 तारीख को। जी, और आपकी रिहाई होने में इतनी देर क्यों? क्योंकि पहले तो फिर मैंने सुना था कि 2 तारीख को बताया है, फिर उसके बाद फिर 6 कर दिया। जी, न्यायालय देखिए, न्यायालय ने तो अपना काम कर दिया था बेल देकर। बाकी जो प्रक्रिया होती है वो सरकार के पास होती है। वेरिफिकेशन करना, सारे डॉक्यूमेंटेशन करना कि भाई रिहाई करनी चाहिए। अब न्यायालय ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मुझे भेजा किसने? स्टेट ने भेजा है। तो स्टेट तो हर संभव प्रयास करेगा आपको परेशान करने का, तो उसी क्रम में ये देरी हुई है। हालांकि मैं न्यायालय का फिर भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि न्यायालय ने फिर मेरे मामले को लेकर, एक एरर था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, उस पर भी न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करते हुए निर्देश दिए, और मेरी रिहाई फिर अगले दिन हो गई। तो स्टेट देखिए आपको परेशान करता है, किसी भी तरीके से परेशान करता है। कई लोग थे ऐसे जो जेल से रिहा होकर मेरे सामने निकले, हाथ मिलाकर निकले, गले मिलकर निकले, और आधे घंटे बाद वो लौट कर आते हैं कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा के भेज दिया है, पुलिस ने रासुका लगा के भेज दिया। ये गेट पर दिया जाता है, जब आप पर आता है तो आपको नहीं बताया जाता। आपको शॉक करने के लिए, जब आप रिहा होने वाले होते हैं तो गेट के ऊपर ही पहले से ही पुलिस वाले खड़े होते हैं आपको वापस जेल भेजने के लिए। तो स्टेट हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि स्टेट को भी जवाब देना है ना न्यायालय को। न्यायालय बैलेंस चेक करने का काम न्यायालय का है। हालांकि उसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी इस तरीके की चीजें हो जाती है कि आपको न्याय मिल जाता है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो है वो लोअर जुडिशरी में। अगर लोअर जुडिशरी में एक रिफॉर्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता इतने लोगों को जेल में रहने की जरूरत है।
लखनऊ ही जेल है, इसमें 1200-1300 लोगों का लॉकअप होता था। आज मैं जिस वक्त मैं निकला हूँ, उस समय 3800 लोग उस समय जेल में थे, वो भी कोरोना के समय में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो सरकार है, वो किस तरीके से लोगों को बेवजह जेल में सिर्फ ठूसने का काम कर रहा है। कोई काम नहीं है, कोई जेल से छूट कर जाता है, 3 दिन बाद वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इससे पहले वो किसी चोरी के मामले में पकड़ा गया था, पुलिस ने कोई चोरी का मामला आया है सामने, अब उसको तो अक्यूज दिखाना है, फाइल क्लोज करनी है, इसके हिसाब से एक मेडल लेना है, तो किसी को भी उठाया जिसके ऊपर पहले से एक मुकदमा लगा हुआ है, उसको उठा के जेल में भर दिया। तो ऐसे अनगिनत मामले हैं। अगर आप आरटीआई से जानकारी मांगेंगे तो आप खुद टेंशन में आ जाएंगे। और कोई कुछ ना हो उत्तर प्रदेश में, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, और न्यायालय भी अगर मेरी बात सुने तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के थानों की सिर्फ एक बार तलाशी करवा दीजिए। आपको बस अवैध कट्टे, मॉर्फिन, ड्रग्स और अवैध इतनी मतलब गाड़ियां मिल जाएंगी जिसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ बेगुनाह को फंसाने के लिए रखा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत कनौजिया, और प्रशांत बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और एक सलाह जो आप देना चाहेंगे, जो बहुजन पत्रकार जो अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं मीडिया में आने की, उनको एक सलाह जो आप देना चाहेंगे, वो क्या होगी? मुझे लगता है कि जो जितने भी लोग बहुजन पत्रकार मतलब बहुजन समाज से हैं और पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इस गोदी मीडिया के का जो ग्लैमर है, जो टीवी के ग्लैमर है, इससे दूर हट जाइए पहले से ही, क्योंकि ये आपको नहीं बढ़ने देगा, ये आपको वहीं मार देगा। आपके अंदर अगर विल पावर होगा तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, वरना आप इतने जातिवाद से प्रताड़ित होंगे कि आपको आत्महत्या भी करना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज के लोग और किसी का नाम रोहित वेमुला के साथ अब लिखा जाए जिसने अपना जीवन खत्म कर लिया। मुझे लगता है कि आपका समाज प्रताड़ित है, तो उसकी आवाज बनने की कोशिश करिए। और सिर्फ जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार ही बनकर आप समाज का भला कर सकते हैं, आप साहित्यकार बनकर भी समाज का भला कर सकते हैं, आप अच्छे लेख लिख सकते हैं। पत्रकार बनने के लिए आपको कोई पत्रकारिता की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आप पत्रकार हैं। सोशल मीडिया पर एक अच्छी पोस्ट लिखने वाला भी व्यक्ति पत्रकार है, उसको जी, किसी बिल्कुल। प्रेस की आईडी की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे लगता है कि आप इस तरीके से अगर सोचेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप ज्यादा परेशान होंगे। तो अपने अपने एवेन्यूज को ज्यादा खोलिए, और मुझे लगता है कि अंग्रेजी भाषा में लिखना ज्यादा शुरू करिए। हमारी बातें जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचेंगी, तो हमारी मदद कहीं से नहीं होगी। हमें बताना पड़ेगा, जिस विश्वगुरु भारत की कल्पना मोदी जी करते हैं, जो आरएसएस करती है, वो भारत हमारा नहीं है। हमारा भारत वो है जहाँ आज भी एक गांव में एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, एक बेटी को मार दिया जाता है, और उसको बचाने के लिए आपने हाथरस के मामले में देखा किस प्रकार ये पूरा मनुष्य मीडिया आरोपियों को बचाने के लिए है। क्या आपके गांव में भेदभाव होता है? क्या वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में तो भेदभाव नहीं होता? अरे भाई, नहीं होता तो आप क्यों नहीं रोटी बेटी का संबंध करते हैं? करिए ना रोटी बेटी का संबंध। आप हर चीज को फिर कहते हैं कि हमारे घर में सब प्यार से रहते हैं, हमारे गांव में सब प्यार से रहते हैं। टीवी पे बोलने की बात है। आज भी हर गांव में जातिवाद है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पंचायत गृह तक जातिवाद है, तो इससे लड़ना जरूरी है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और इसी लड़ाई में हम लोग सब लोग अपना हिस्सा निभा रहे हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत जय धन्यवाद भीम। साहिल। जय भीम।